हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्रेन बॉक्स। जैसा कि आपको पता है कि एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे पहले हम लेकर आए हैं आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें प्रतिदिन हम एक पेपर सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने के बाद निश्चित ही तौर पर आपकी तैयारी एक अलग लेवल पर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करना है, जिसमें हम आज पूरे 150 क्वेश्चन पेपर जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका 5 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, ये पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए पेपर शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को और सॉल्व करेंगे इन क्विक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3 यानी कि सी ऑप्शन, निगमन से आगमन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भाषा अर्जित करना, इसका राइट आंसर है सहज स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यानी कि समस्याओं के कारणों का जब हम सही पहचान कर लेंगे तो हम उपचार आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाषा के लिखित रूप से परिचय कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह जानना होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। जी हाँ, बच्चे के सीखने के तरीके को जानने के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 क्वेश्चन में पूछा गया है, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ाना किस लिए आवश्यक है? कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो कि पीईबी के द्वारा माना गया है। चलिए इन क्विक टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? 7th क्वेश्चन में पूछा गया है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर एवं अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, लोकगीतों की भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए लोकगीतों को? तो इसका राइट आंसर है, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में बच्चों को अगर हमें बताना है तो लोकगीत और जो पारंपरिक क्रियाकलाप है उनसे बच्चे को परिचित कराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान मिलना चाहिए, ऐसा एनसीईआरटी भी मानती है और ऐसा ही उचित भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? तो बच्चों से अगर हम प्रश्न बनवाएंगे पाठ पढ़कर, तो शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ में कितनी गहराई से समझा है। अगर वो उससे प्रश्न बना पाते हैं तो इसका मतलब है उसमें जो दिया गया है, पाठ में जो लेसन में दिया गया है, वो बच्चों ने सही से समझ लिया है। चलिए, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? देखिए, भाषा विकास के 4 मुख्य चरण होते हैं। हिंदी में जिसे हम सुबोपाली कहते हैं, इंग्लिश में LSRW कहते हैं। L यानी लिसनिंग, S यानी स्पीकिंग, R यानी रीडिंग, W यानी राइटिंग। तो दूसरा चरण LS यानी स्पीकिंग, स्पीकिंग यानी कि बोलना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में अगर हम यही बात करें तो सुबोपाली, सु से सुनना, बा से बोलना, पा से पढ़ना और ला से लिखना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। द्वितीय चरण पूछा गया था दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर आता है बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में पूछा गया है, बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। अगर हम बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं
तो हमें सबसे पहले उनको प्राथमिक स्तर पर ही हिंदी से परिचित कराना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग से ही उनमें भाषा के प्रति रुचि डालेंगे तो निश्चित ही तौर पर वो आगे चलकर उसमें रुचि लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। तो कक्षा 8 के बच्चों के लिए ये प्रश्न पूछा गया है। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य के चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी होगा? अगर आप किसी कक्षा 8 के बच्चे के लिए साहित्य का चयन कर रहे हैं कि कैसा साहित्य उसके लिए होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा आप ध्यान किस बात पे देंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं एवं भाषा प्रयोग की क्षमता। उनकी क्षमता के अनुसार ही हमें साहित्य का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 13। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की व स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहले में भरेंगे स्वतंत्र, यानी कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चे की स्वतंत्र व स्वाभाविक, मौखिक एवं लिखित दोनों प्रक्रियाएं व्यक्त करने की क्षमता का विकास होना चाहिए। एक तो स्वतंत्र होना चाहिए, वो किसी के दबाव में आकर अपनी प्रतिक्रिया ना दे। तो ये नाटक, सिनेमा और परिचर्चा या वाद विवाद, इन सब के द्वारा बच्चों में स्वतंत्र रूप से और स्वाभाविक रूप से मौखिक और लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन है आपका ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया के पड़ाव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा की विविध घटाएं प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है आपका पैसेज दिया गया है दोस्तों, तो इस पैसेज को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। आपको थोड़ा सा समय दिया जाता है, तो ज़रा ध्यान से पढ़िए। हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिए। दोस्तों आपको 2 मिनट का समय मिलता है, जिससे आप इस पैसेज को आसानी से पढ़ सकें और उसके बाद हम इससे संबंधित सारे प्रश्न को बहुत ही जल्दी से तेज गति से करेंगे, जिससे वीडियो लंबा ना हो। आपके समय की बचत करना हमारा कर्तव्य है और हम ध्यान रख रहे हैं कि आपको ज़्यादा समय ना लगे और जल्दी से हम पूरा पेपर सॉल्व कर लें। तो बाद में आप पॉज करके इस वीडियो को, इस पूरे पैसेज को पढ़ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इससे संबंधित सारे प्रश्नों को तीव्र गति से सॉल्व करते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से उचित शीर्षक पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता से संबंधित ये पूरा पैसेज दिया गया है, आसानी से आप पढ़कर इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत ही अकेला देश है जहां मंदिर, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों एवं मठों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व का मतलब होता है एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि एक महान दार्शनिक भी थे हमारे देश के, और उन्होंने ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी से संबंधित है। चलिए 18 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, देखते हैं 18 क्वेश्चन में क्या दिया गया है। निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया है? इसमें बहुत सारे शब्द युग्म हैं जो एक साथ यूज हुए हैं, तो डी भिन्न भिन्न शब्द कहीं नहीं मिलेगा, आप इसको ध्यान से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत की एकता एवं तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है, निम्न में से किसका है? ये कथन किसने कहा है इस गद्यांश में? तो हम अब पढ़ेंगे तो इसमें ऑप्शन निकलेगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये कहा है। नेक्स्ट पैसेज है का आंसर है आपका, क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भारतीय एकता या राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय एकता से
तात्पर्य पूछा गया है तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना ही राष्ट्रीय एकता कहलाता है। यानी राष्ट्र में सभी लोग मिलजुल कर रहें तभी राष्ट्रीय एकता का विकास संभव है। पैसेज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से आबद्ध का विलोम शब्द क्या है? आबद्ध शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मतैक्ता में कौन सी संधि है? तो अय से आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि इसमें डबल अय की मात्रा है, यानी कि वृद्धि हो रही है ए में अय की मात्रा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से भारतवासी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें समास है भारत के वासी, यानी कि तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक पोयम दी गई है, गद्यांश और पद्यांश एक एक आएगा आपके पेपर्स में, इससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं। PYQ करने का हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम पेपर्स में क्या क्या आने वाला है ये समझ सकें। तो इसको आसानी से रीड कर लें, ध्यान से पढ़ लें, जिसके बाद हम इससे संबंधित सारे प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से इसको रीड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर लेना, हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है 24, निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों की रचयिता का नाम बताइए। तो ये रचनाएं जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है आपका, निम्न में से मतिमान का अर्थ पूछा गया है। तो मतिमान का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान होता है उसे मतिमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है? उदारता, दया, निष्ठुरता, सहानुभूति। तो उदारता भी करुणा का पर्यायवाची है। उदार होना यानी किसी पे दया दिखाना या सहानुभूति प्रदर्शित करना, ये सारे समानार्थी हैं, जबकि निष्ठुरता इसका विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों 27, दोहे और रोले के क्रम में मिलाने पर निम्न में से कौन सा छंद बनता है? तो जब हम दोहे और रोले को एक निश्चित क्रम में मिला देते हैं तो कुंडलिया छंद बनता है। कुंडलिया एक विशेष प्रकार का छंद है जो दोहे और रोले के मिलाने से बनता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है? आंचल, शोक, कोर या दृष्टि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शोक शब्द का प्रयोग निम्न पंक्तियों में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो महानता, अवगुण, निर्देश या अनुप्रास। तो देखिए, अवगुण में अव आपका उपसर्ग लगा है, निर्देश में निर उपसर्ग लगा है, अनुप्रास में अनु उपसर्ग है, जबकि महानता में ता प्रत्यय लगा है, ना कि उपसर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, मुहावरा और का और हो जाना। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पहले जैसे ना रहना, बिल्कुल बदल जाना। कहते नहीं है तुम पहले और थे अब और हो गए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो हिंदी के थे। आपने हिंदी के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम मैथ स्किप करेंगे, क्योंकि मैथ जो है वो आपको सॉल्व करके ही ऑप्शंस बताने होंगे। डायरेक्ट ऑप्शन बताने से कोई मतलब नहीं है। तो मैथ के जितने भी क्वेश्चंस पैडागॉजी से संबंधित होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। बाकी के जो सॉल्व वाले होंगे वो हम स्किप करेंगे, वो आप लोग सॉल्व कर लेना। इसके अलावा बाकी के सारे पेपर्स को हम सॉल्व करने वाले हैं, मैथ को छोड़कर। मैथ हम स्किप कर देंगे, क्योंकि मैथ जो है वो आपको बाद में अटेम्प्ट कर लेना। ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए, मैथ के बाद जितने भी बाकी के पोर्शन हैं इस पेपर्स के वो हम सॉल्व करेंगे। तो मैथ के जो पैडागॉजी से संबंधित क्वेश्चंस होंगे वो आपको बाद में एक सेपरेट वीडियो में करा दिए जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर सीधे 61 पर चलते हैं, जहां से आपका EVS का पोर्शन स्टार्ट होता है दोस्तों।
दोस्तों हमारा उद्देश्य कम समय में आपको सारे PYQ क्वेश्चन कराने का है, इसलिए हम सीधा क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं। अगर आपको कुछ इसमें गलतियां लगी हों तो आप हमें सजेशंस कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग के सजेशंस के द्वारा ही हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो भी गलतियां हों उन्हें क्षमा करें और हमें कमेंट बॉक्स में उनसे अवगत कराएं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब आगे की ओर और EVS का पोर्शन जल्दी से सॉल्व कर डालते हैं। तो 61 क्वेश्चन नंबर से आपका 90 क्वेश्चंस तक EVS का पोर्शन रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि 5 टोटल पोर्शंस में आपके 30 मार्क्स के 5 पोर्शंस होंगे। हिंदी के 30 क्वेश्चंस, मैथ के 30 क्वेश्चंस, EVS के 30 क्वेश्चंस, CDP के 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस। तो वर्ग 3 में 5 पोर्शन से 30 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 150 का आपका पेपर होता है। तो चलिए हमने हिंदी के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं EVS के 30 क्वेश्चंस की ओर। निम्न में से कौन सा EVS के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है? तो EVS की जो थीम्स हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। परिवार और रिश्तेदार, पौधे, आश्रय और चीजें जो हम बनाते। तो पौधे जो है वो इसका व्यापक थीम नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है। तो 62 क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप में अध्ययन करता है, यानी कि जो ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड है, स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू एनवायरमेंट्स फिनोमेना, इस पर आधारित है ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। तो देखते हैं एक गैर जलवायु कारक के बारे में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 63। एक गैर जलवायु कारक, ए नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में पूछा गया है। तो नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर है भूमि अवक्रमण, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन। ये एक नेचुरल क्लाइमेटिक कारण नहीं है, ये ह्यूमन के कारण होता है, इस वजह से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है? यानी कि किस गतिविधि के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो है प्रदूषण कम करना। अगर हम प्रदूषण कम करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसके अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन है एंड 21% ऑक्सीजन? शुरुआत से ही हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो गैसों का अनुपात है वो एक फिक्स है और 79% नाइट्रोजन एंड 21% आपका ऑक्सीजन है। लेकिन आपको बताना ये है ये किसके आधार पर है? वॉल्यूम के आधार पर यानी आयतन, वेट के आधार पर यानी भार, डेंसिटी के आधार पर यानी घनत्व, या वॉलिसिटी के आधार पर यानी कि वेग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वॉल्यूम के आधार पर, आयतन के आधार पर। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको समय पर वीडियो मिलते रहें। क्योंकि आज से ये आपका पहला वीडियो है। ऐसे ही डेली हम एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं और आपके एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन पेपर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए जाएंगे, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो सके, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से क्या जंगल का कार्य नहीं है? जंगल का कार्य क्या नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि प्रदूषण कम करना। ये जंगल का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस चक्र। फास्फोरस एक गैसीय चक्र नहीं है, जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। चांगपा एक जनजाति है। चांगपा जो पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। ये आपका काफ़ी NCERT का फेवरेट क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक जनजाति है जो शंकु के आकार के तंबू में रहती है, जिसे याक के बालों से बुना जाता है और एक साथ सिला जाता है और 9 डंडों से बांधा जाता है। ये इसका डिस्क्राइब किया गया है और तंबू लगाया जाता है।
उनके तंबू को क्या कहते हैं? उनके तंबू को आप रोबो कहते हैं या चांगथान थाथी या फिर जुले। तो राइट आंसर है रोबो। उनके टेंट को रोबो कहा जाता है और लेखा उनकी जगह का नाम है जहाँ पर वो बकरियों को बांधते हैं। चांगपा अपनी भेड़ बकरियों को अपने डेरों के पास रखते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? छप्पर यानी कि सैड, घाटी यानी कि डांगा, लेख यानी लेखा यानी कि सेखा। और तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, जो कि हमने आपके पिछले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था। तो चांगपा एक विशेष प्रकार की जनजाति है जो लद्दाख के इलाके में पाई जाती है और ये पश्मीना शॉल के लिए फेमस है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते हैं जो अंदर से अलग अलग कमरों वाले घर की तरह होती है, जो मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी में देखी जाती है। उन्हें क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खटमबंद यानी खतबंद तो नहीं कहा जाता, इन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या कहा गया है? बोट हाउस। ए है घाटी यानी कि डोंगा, डोंगा कहलाता है दोस्तों। जी हाँ, राइट आंसर है डोंगा, डोंगा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या सांस्कृतिक रूप से संरक्षण की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो इसका राइट आंसर है विरासत परिसर, यानी कि जो हेरिटेज हैं, हेरिटेज प्रेस्टेज हैं, हेरिटेज हमारे पुराने सांस्कृतिक स्थान होते हैं उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में INTACH का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ये हमारे जो हेरिटेज हैं, हमारी जो ऐतिहासिक विरासतें हैं, उनके संबंध में जागरूकता फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता के सुधार लाने के लिए महिलाओं को गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम और कब शुरू किया है? ये दोनों बताने हैं आपको, कौन सा कार्यक्रम है और कब शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। भारत के प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन की शुरू किया। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बारे में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये स्टार्ट हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 फरवरी 2014 को, 2014 में 1 फरवरी में इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 75 पर भारत सरकार द्वारा इन्फोस्पार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना सन 1962 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टल्स यानी TERLS। इसका पूर्ण रूप जिसे इसरो ने पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किया था उसका पूर्ण रूप पूछा गया है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है बी, 2 इंजीनियर रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स, यानी इसे शॉर्ट में कहते हैं टल्स, TERLS, यानी कि 2 इंजन रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अपने देश के साथ सही सुमेलित नहीं है? यानी एक और आपको इंटरनेशनल कंट्रीज के नेम दिए गए हैं, दूसरी ओर उस देश की स्पेस एजेंसी का नाम दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है बी, यानी कि CNES फ्रांस की इंटरनेशनल एजेंसीज नहीं है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सॉरी, बी आंसर है DLR स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ड्रेनबार्ग के साथ मैच करके बताया गया है, जो कि रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 78 व्हाट वाज द लॉन्च मास ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर सैटेलाइट आर्यभट्ट? आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह था उसका द्रव्यमान पूछा गया, उसका मास पूछा गया है कितना है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो कि आपका है
360 किलोग्राम। 360 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? कब लॉन्च किया गया था सक्सेसफुली? पहला जो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है इंडिया भारत के द्वारा नहीं, सॉरी, पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया गया था? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1957 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन था, यानी कितने समय के लिए ये लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 17 साल से थोड़ा कम। 17 साल से थोड़ा कम रहा था इसका जो कक्षीय जीवन है। यानी कक्षीय जीवन क्या होता है? कितने समय तक ये वहाँ पे कार्य करता रहेगा, अपनी कक्षा में कितने समय तक एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SLV-3 और SLV-3 जो लॉन्च व्हीकल है को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था SLV-3 को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1980 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 82 पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह SLV-3 या SLV-3 के प्रथम सफल प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोहिणी सैटेलाइट 3 को इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा था? तो कौन सा उपग्रह है जिसे लॉन्च किया गया था लेकिन वो अपने ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी SROSS-1 SROS-1 जो कि है वो फेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 नंबर का। इसरो के निम्नलिखित उपग्रहों का विचार करें। रोहिणी उपग्रह RS-D2, रोहिणी उपग्रह RS-1, रोहिणी प्रत्योगिकी पेलोड। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन सफल रहा? इनमें से कौन सा मिशन सफल रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी पहले दो, यानी ए और बी, केवल 1 और 2 सफल रहा था। देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान से पूछे गए हैं EVS में, तो ये काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक रहा था। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना है। PYQ लगाने का मतलब ही यही होता है कि हम ये जान पाएँ कि कहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा पढ़ना है। इसरो ने निम्नलिखित अंतरिक्ष यान पर विचार करें। कौन कौन से अंतरिक्ष यान है इसरो के, उनमें से ये दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। चंद्रयान 1, मार्स और स्पेसक्राफ्ट। निम्नलिखित में से PSLV व्हीकल्स जो है उसका प्रयोग करके किसे लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, 1 और 2 दोनों को हमने PSLV व्हीकल लॉन्च व्हीकल है हमारा ये PSLV, इसके द्वारा हमने दोनों इन अंतरिक्ष यान को हमने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। निम्नलिखित में से कौन सा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों कार्य हैं, यानी कि उपग्रह बनाना भी, ग्राहकों से संबंधित उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना भी, और भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना भी, ये तीनों काम इसी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ये पेडागोजी से आ गया है आपका क्वेश्चन। तो हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए, यानी कि एक लक्ष्य निर्धारित करके ही चर्चा होनी चाहिए। चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बच्चों के पास विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। किसी भी दृष्टिकोण या मत का अनादर या उपहास नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों ही सही हैं। जब भी चर्चा करें तो हमें इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88। कई छात्र छोटे परिचर्चा का आनंद लेते हैं क्योंकि यह सहकर्मी आधारित संचार है, इसमें अंतःक्रियाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3। यह शिक्षार्थी सक्रिय भागीदारी भी होती है और इनमें अंतःक्रियाएं भी होती हैं और सहकर्मी आधारित संचार भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89। कौशल जो छात्र छोटे परिचर्चा के माध्यम से विकसित करते हैं, कौन से कौशल हैं? यानी विश्लेषणात्मक या संचार कौशल। तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों तरह के कौशल विकसित होते हैं। यानी परिचर्चा एक पॉजिटिव टर्म माना जाता है। EVS में परिचर्चा करना बहुत आवश्यक है। जब छात्र परिचर्चा करते हैं तो उनमें अनेक प्रकार के कौशल विकसित
होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है? तो इसमें नेगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी लेखन कौशल विकसित करना, ये आपका ईवीएस शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये ईवीएस के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो है सेगमेंट वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले पैसेज दिया गया है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप इस पैसेज को अगर चाहें तो थोड़ा सा देख लें, जिसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चंस ध्यान से समझ पाएंगे। सबसे पहले पोएम दी गई है और पोएम से संबंधित उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग पॉज करके वीडियो को बाद में देख लेना, हम आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान से समझना है इस पोएम को, जिसके द्वारा ही आप आंसर्स दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चंस 91 से हम 120 तक अब देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद हमें लास्ट में 121 से 150 तक आपको सीडीपी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए 91 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। वेरी फास्ट रिवीजन चल रहा है आपका। एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि हम यहाँ पर एमपीटेट वर्ग 3 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जितने भी अभी तक के क्वेश्चन पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, और एक दिन में हम एक पूरा 150 क्वेश्चंस का सेट सॉल्व करेंगे, और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपके आगामी पेपर्स में आपको हेल्प मिले। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पोर्शन को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पोएम। सबसे पहले इसके पोएम के टाइटल के बारे में पूछा गया है। तो टाइटल हो जाएगा इसका ए ड्रीम विद इन ए ड्रीम, ड्रीम के अंदर ही एक ड्रीम, इससे संबंधित ये पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 92, इज इट देयरफॉर ए लेस गॉन, ये व्हाट डज द स्पीकर टॉक अबाउट हेयर इन दिस गिवन लाइन। इस लाइन, एक लाइन पोएम से उठा ली गई है और उसका अर्थ पूछा गया है कि वो किसके बारे में बता रहा है। तो वो बता रहा है द स्पीकर टॉक अबाउट द होप गोइंग अवे एंड बीइंग विदाउट होप। तो इसके बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93, ओ गॉड कैन आई नॉट जम्प्स देम विथ ए ट्रिगर क्लैप्स। इससे संबंधित द स्पीकर टॉक अबाउट द ग्रेस्पिंग समथिंग, व्हाट इज इट, किसके बारे में वो बात कर रहा है। तो ग्रेस्पिंग द ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सैंड, गोल्डन सैंड के बारे में वो बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड टॉर्मेंट। टॉर्मेंट का सिमिलर मीनिंग पूछा गया, यानी सिनोनिम्स पूछा गया है। तो इसका बी हो जाएगा इनोए, इनोए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95, टेक दिस किस अपॉन दी ब्रो, ये इसके द्वारा दी व्हाट डज द स्पीकर टॉक अबाउट किसिंग समवन, किसके बारे में किसिंग करने के लिए कह रहा है। ऑन दी फोरहेड, कहाँ पर किस करने के लिए कह रहा है, देखिए साफ बात है। अब आईब्रो की बात हो रहा है, तो यानी कि फॉरहेड, अपॉन के मतलब उसके ऊपर, तो फॉरहेड पर किस करने की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 96, आई स्टैंड एमिड द रोर विच पार्ट ऑफ द स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है इसमें, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है आपका प्रीपोजिशन, एमिट इज द प्रीपोजिशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 97, व्हाट डज द वर्ड पिटीलेस, पिटीलेस मीन का क्या है इसका, पिटी मीन्स दया होती है, और लेस लगा दिया उसका अपोजिट हो गया, यानी कि क्रूरल, यानी कि निष्ठुर। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, जहाँ भी लेस लग जाता है। तो पिटी मीन्स दया, यानी कि पिटीलेस यानी कि क्रूरल, यानी कि निरंकुश, और अनप्लीजेंट यानी कि जो उसे पसंद ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 पर पहुँचते चलते हैं दोस्तों हम। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, अब आपका यहाँ से पोएम के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं और यहाँ से एक पैसेज दिया गया है। तो आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लें, और अगर चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी पढ़ सकते हैं। एक जन्माष्टमी के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में एक अच्छा सा पैसेज दिया गया है, जिसके बाद आपको इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ये पैसेज को पढ़ लिया होगा। आप लोग इसे पॉज करके पढ़ लें जिससे कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसके सारे क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। According to the given passage, Krishna was born in which of the following month of the Indian calendar? भारत के इंडियन कैलेंडर यानी हिंदू मंथ के अनुसार कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो सबको पता है भादों के महीने में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, जो कि इसमें दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 99 अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज वाई लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज फील कलर कॉम्प्लेक्स, यानी कि उन्हें हमेशा अपने सांवरे रंग पर परेशानी क्यों होती थी, कलर कॉम्प्लेक्स क्यों वो फील करते थे, क्यों शिकायत करते रहते थे? तो आपने कई बार सुना भी होगा कि मैं काला और तुम गोरी, ऐसा कुछ करके होता है। तो डी, बिकॉज राधा वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड फेयर, वो राधा से काफ़ी कंपेरिजन करते थे अपने आप को, इस वजह से ऐसा करते थे। ऐसा पैसेज में दिया गया है, हमें आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग देना है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दी ऑथर हैपन टू नो सो मच अबाउट लॉर्ड कृष्णा, इतना सारा हमें या ऑथर को लॉर्ड कृष्णा के बारे में कैसे पता चला? एज ए चाइल्ड ही यूज टू वॉच मैनी शोज ऑन श्री कृष्णा, क्योंकि जब राइटर छोटा था, इस पैसेज का जो ऑथर है वो छोटा था, तो अपने बहुत सारी चीज़ें तो जब राइटर छोटा था तो वो अपने परिवार के साथ बहुत सारे सीरियल देखा करता था श्री कृष्ण से संबंधित, इसलिए उसे बहुत सारी चीज़ें पता हैं। तो यानी कि एज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा था तो यूज टू यानी देखा करता था, वॉच मैनी शोज ऑन श्री कृष्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारे 100 प्रश्न यहाँ पे पूरे हो गए हैं, तो सबके लिए धन्यवाद जो भी अभी तक यहाँ पर रुके हैं, जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं। आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वी नीड अ सपोर्ट फॉर दी ऑल आवर व्यूअर्स, और इसे शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो भी आपके कमेंट हैं वो रिप्लाई दिए जाएंगे, आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड कृष्णा इज द मोस्ट पावरफुल इंक्रीमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा के अवतार नहीं थे, वो भगवान विष्णु के अवतार थे, जैसा कि हम सबको पता है। तो इसका ये सी आंसर राइट है, जो कि इसमें पूछा गया था कि कौन सा इसमें गलत दिया गया है, तो जो गलत है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, द वन ऑफ द मोस्ट जॉयस सेलिब्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग्स अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द जॉयस, जॉयस का अपोजिट पूछा गया है, ए ग्लूमी, ग्लूमी इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, द फेस्टिवल यूजुअली अकर्स, अकर्स की जगह पे आपको ये पूछा गया है द फॉलोइंग नियरेस्ट मीनिंग, यानी अकर्स की सिनोनिम्स के बारे में बात की गई है, तो अराइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, राधा वाज दी ग्रेट इम्पोर्टेंस टू कृष्णा, कृष्णा के लिए राधा काफ़ी महत्वपूर्ण थी। सो ही ऑलवेज, ही ऑलवेज, ऑलवेज में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यही इस प्रश्न में पूछा गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवर्ब। ऑलवेज स्पेंड, हमेशा टाइम खर्च करते थे, टाइम निकालते थे उनके लिए, तो ये एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इसमें एडवर्ब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 105, मोर एवर श्री कृष्ण हैड ए फ्रेंड नेम राधा, मोर एवर में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए, फिर से एडवर्ब इसमें आ जाएगा आपका। 106 में देखते हैं, ओ व्हाट शुड ए टीचर, यहाँ से पैडागोजी के क्वेश्चन शुरुआत हो जाती है आपके। अब 15 आपके पैडागोजी के क्वेश्चन होंगे इसमें इंग्लिश में आपके। देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। ऑन व्हाट शुड ए टीचर मेनली फोकस वाइल डिजाइनिंग ए वर्क एक्टिविटी, डिजाइनिंग ए वर्क एक्टिविटी फॉर अ लैंग्वेज क्लास, जब आप लैंग्वेज क्लास के लिए एक वर्क एक्टिविटी डिजाइन कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए चूजिंग ए टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग, कि बच्चों के आसपास से रिलेटेड ही टॉपिक हम चुनें जिससे कि वो उसे रिलेट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ। इफ़ सम चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सपोज टू इंग्लिश आउटसाइड द क्लास, ए टीचर प्रेफरेंसली इन स्पीकिंग इंग्लिश इज एसेंशियल बिकॉज, तो अगर
कोई भी बच्चे हैं जो क्लास में इंग्लिश से थोड़ा सा डरते हैं, तो और टीचर्स को इंग्लिश बोलना चाहिए। क्यों आवश्यक है? क्योंकि द स्टूडेंट में लिसन टू एंड प्रोसेस न्यू लैंग्वेज बिफोर दे आर एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट। तो इससे बच्चे सीखेंगे और उसे नई भाषा को सुनकर आगे भी वो उसे फॉलो करेंगे। विच ऑफ दी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 107 का ए हो जाएगा। 108 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज इन्वॉल्व इन नोट आर मेड यूजिंग फ्लो चार्ट और ए वेब डायग्राम। जब हम वेब डायग्राम बनाते हैं तो हमें कौन सी स्किल्स आपकी इन्वॉल्व होती है? तो वो है इसमें समराइजिंग स्किल, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 109 में देखिए क्या है, इंस्टीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस and getting answer from the listeners, a teacher gives some short text and her learners to form questions। यानी कि उनसे क्वेश्चन पूछने की अपेक्षा उनसे क्वेश्चन बनवाने के लिए कहता है व्हाट इज द टीचर्स प्राइमरी ऑब्जेक्ट। टीचर का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है इसके पीछे? तो राइट आंसर हो जाएगा टू एनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग की बच्चे ने कितना सीखा है ये पता लगाना। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने हिंदी के पैडागोजी में भी किया था और वही इसका इंग्लिश वर्जन में भी देखिए आया है। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको दोनों भी पैडागोजी में एक से मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक्स इट इज क्वाइट डॉट डॉट, इसमें ब्लैंक है, फिर है डेट योर पेरेंट्स स्टिल होल्ड हैंड्स। तो इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एडोरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 देखिए, आई वजंट इवन, फिर फिल द ब्लैंक है, एट ऑल डेट ही वाज इल। तो इसमें डी भर जाएगा, अवेयर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बनना था? मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन बनना था। ऑप्शन नंबर 12 में देखिए, हिज ऑटोबायोग्राफी विल बी वन ऑफ द मोस्ट सी आंसर हो जाएगा, ईगरली अवेटिंग बुक, यानी कि बहुत ज़्यादा जिसकी प्रतीक्षा की जा रही हो ऐसी किताब के रूप में उसकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 113 पर चलते हैं। तो मोस्ट पीपल आर कंप्लीटली फिल द ब्लैंक, फिर से इसमें दिए गए हैं, अबाउट टाइड डायरेक्शंस एंड वेदर कंडीशन दे नो नथिंग। ठीक है, तो इसमें क्लूलेस, यानी जिसका किसी को कुछ अंदाजा ना हो, यानी टाइड का किसी को कुछ अंदाजा नहीं होता है, ना ही वेदर कंडीशन का। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समुद्र के किनारे चले जाते हैं। टू बी, फिर फिल द ब्लैंक्स विथ यू, आई डोंट थिंक्स इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू गो देयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टू बी हॉनेस्ट। आपने सुना भी होगा टू बी हॉनेस्ट विथ यू, तो टू बी हॉनेस्ट इज द राइट आंसर। 115 पर चलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज व्हाट कैन बी द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले आप क्या समझते हैं जब भी आप लैंग्वेज सीखते हैं? तो हमने आपको पहले भी बताया है, LSRW लिसनिंग, LS स्पीकिंग, R रीडिंग और फिर राइटिंग। तो सबसे पहले आपका लिसनिंग आएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर ए ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 116, विच ऑफ द फॉलोइंग्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेटिव कंपेटेंस इन द लैंग्वेज। तो सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, एल से ही फाउंडेशन बनती है। सबसे पहले LSRW अभी बताया मैंने आपको, तो सबसे पहले लिसनिंग करेंगे तभी कोई नींव डलेगी। नेक्स्ट, हाउ ए टीचर कैन एरेडिकेट सोशियो फिजिकल्स प्रॉब्लम्स ऑफ ए स्टूडेंट्स। सामाजिक शारीरिक कैसी समस्याओं को कैसे दूर कर सकता है एक टीचर? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी कि बाय मोटिवेटिंग देम, उनको मोटिवेट करके, बाय गिविंग देम सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं इसके। ए टीचर इज अनेबल टू यूज सर्टेन डिफिकल्ट रूल्स ऑफ लैंग्वेज। तो नहीं कर पा रहा है तो इस, और क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए नई लैंग्वेज है, सच एरर आर नॉन एज, ऐसी एरर्स को क्या कहा जाएगा? इसे कहेगा अवॉइडेंस एरर। इनको अवॉइड कर देना चाहिए, ऐसी छोटी मोटी गलतियां लैंग्वेज में चलती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इनफेरियल्स कंप्रेंशन रिक्वायर ए रीडर टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंटरप्रेट्स एंड इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन विद इन ए टेस्ट, यानी कि उसी के टेस्ट के अंदर जो जानकारियां हैं उसको निकालना। ऑप्शन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर 120 पर पहुंचते हैं, जो कि इस आपका इंग्लिश पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा।
इन ऑर्डर टू इम्प्रूव स्पेलिंग एरर्स ऑफ स्टूडेंट ए टीचर शुड, टीचर्स को क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपने बच्चों में जो स्पेलिंग एरर कर रहे हैं बच्चे उनको दूर कर सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रिएट ए स्पेलिंग वॉल इन दी क्लासरूम, क्लासरूम में एक स्पेलिंग वॉल बनाने चाहिए जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा उन वर्ड को लिख सके जिनमें बच्चे गलती। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपका स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट पोर्शन यानी सीडीपी का पोर्शन। तो जल्दी से इसे भी फिनिश कर लेते हैं और कंप्लीट करते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपका पीवाईक्यू का फर्स्ट सेट है। तो पहला क्वेश्चन है स्थूल क्रियात्मक कौशल है। स्थूल क्रियात्मक कौशल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका चित्रकारी करना। ठीक है, वॉकिंग, सॉरी, स्थूल पूछा गया है, यानी कि ग्रॉस। फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल दो तरह की स्किल्स होती हैं। तो चित्रकारी आपकी फाइन में आएगी और वॉकिंग आपका ग्रॉस में आएगा। जिनमें हम ज़्यादा बड़े अंगों का प्रयोग करते हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आते हैं, और जिनमें हम सूक्ष्म अंगों का प्रयोग करते हैं वो आपका फाइन मोटर स्किल्स में आएगी। तो यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम हेड टू लेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिर से पैरों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, विकास के निर्धारक तत्व क्या क्या हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, यानी कि परिपक्वता एवं सिखाना, ये विकास के निर्धारक तत्व हैं। मेच्योरिटी एवं लर्निंग, यानी कि जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होगा वो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आएगा, और साथ ही साथ लर्निंग से भी बदलाव आता है, यानी कि डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124, दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित में से संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोटर डेवलपमेंट ऑफ लेग्स। जब वो दौड़ेगा तो पैरों से ही दौड़ेगा, और जब वो कहीं भी चढ़ेगा तो इसमें लेग्स का ही डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से किस तरह से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि अंतर संबंधित और अंतर निर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और एक दूसरे से संबंधित भी हैं। वृद्धि और विकास, जैसे जैसे वृद्धि होगी विकास अपने आप होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? तो आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपरा, यानी कि प्लेसेंटा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75% मस्तिष्क का 75% विकास किस आयु में हो जाता है? हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। तो जब हम केवल, आपको जानकर आश्चर्य होगा, केवल 5 साल के होते हैं तो लगभग 75% मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है, और हम अपने टोटल विकास का जो हमारा दिमाग है उसका 75% केवल 5 साल की उम्र में पा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है। चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक कब सीखता है? आंख एवं हाथ के समन्वय से, यानी आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही चम्मच पकड़ा जा सकता है। जब वो चम्मच को देखेगा फिर उसको ध्यान से हाथ से पकड़ लेगा, तो यानी अगर वो उसका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो वो चम्मच को जल्दी से आराम से पकड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है परंतु प्रतिरूप का डैश अनुसरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुक्रमिक एवं व्यवस्थित, यानी कि किसी भी व्यक्ति में विकास अलग अलग गति से तो हो सकता है लेकिन क्रम उनका एक सा ही रहेगा। यानी सारे जो भी व्यक्ति हैं वो पहले बच्चे होंगे, फिर युवा होंगे, फिर वयस्क होंगे, फिर वृद्ध होंगे, तो क्रम वही रहेगा लेकिन उनकी गति अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो चलिए 130 पर चलते हैं। सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक है? सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक है? तो ये किसने माना है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी कि फ्रॉवेल ने इसको माना है। क्वेश्चन नंबर 131 पर जाते हैं। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है ये आपका नोम चॉम्स्की। इन्होंने कहा है कि हमारे अंदर एक एलईडी डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो भाषा को अर्जन
का काम करती है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये जो डिवाइस है हमारी, जो कि एक काल्पनिक डिवाइस कहा जाता है, तो ये कमज़ोर होती जाती है। इसी वजह से जो बच्चे होते हैं वो जल्दी भाषा को सीखते हैं बशर्ते वयस्क के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी सी एडिशनल जानकारी थी आपके लिए। तो 132 पर चलते हैं। बबलाना आयु में प्रारंभ होता है, किस आयु में प्रारंभ होता है, किस बॉबलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी कि 2 माह की आयु में। 133 पर चलते हैं। बबलाने की क्रिया में प्रथम डॉट डॉट होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? ए, यानी कि सबसे पहले वॉवेल निकलता है जब बबलाते हैं, आ करते हैं बच्चे, आपने सुना भी होगा। एक विद्यार्थी अधिगम पर इसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस का भी क्या लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। जी हाँ, परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती। अगर व्यक्ति में हुनर होता है तो वो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, सभी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार, सराउंडिंग्स और नेचर और नर्चर के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिंक में विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 136 पर चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं और जो गलतियां करता है वही आगे बढ़कर सीखता है। बस मिस्टेक आर ड्यू टू दी केयरलेस ऑफ स्टूडेंट, ये बिल्कुल गलत है, वो केयरलेस की वजह से नहीं होता है। मिस्टेक आर पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये हमारे लर्निंग प्रोसेस का पार्ट माना गया है CDP के अनुसार, साइकोलॉजी के अनुसार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 137 पर चलते हैं। एक बालक के व्यक्तित्व को मापने की सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि क्या है? सबसे अच्छी विधि क्या है अगर हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को नापना चाहते हैं? पर्सनैलिटी मेजरमेंट से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो सी इसका राइट आंसर है, यानी कि हम क्वेश्चंस के द्वारा उसके बारे में जान सकते हैं, उससे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करके जान सकते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि पूछी गई है, यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में बात की गई है, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी थेमेटिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। उसे एक थीम दे दिया जाएगा, एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम जान सकते हैं कि उस विषय पर उस व्यक्ति के क्या विचार हैं। 139 के बारे में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमोशंस, यानी भावनाएं। 140 पर चलते हैं। बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है, जिससे कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाई जाएं, यानी बच्चों को समझने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है, और जिससे कि हम अपनी लर्निंग प्रोसेस में उचित बदलाव कर सकें। 141 देखिए, ए यह है फिर खाली स्थान के माध्यम से जो मनुष्य की क्षमता एवं उनके वातावरण का करने की क्षमता में वृद्धि होती है, तो राइट आंसर है इसका सी, यानी कि सीख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शिक्षकों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, यह इनमें से क्या सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2, ए और बी दोनों। ठीक है, 143 देखते हैं। अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से एक डैश माना गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए ऑप्शन, यानी कि आपका सोशल प्रक्रिया माना गया है अधिगम को, समाज से ही सीखते हैं बच्चे, ऐसा माना गया है। 144 पर जाते हैं। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। क्या शामिल हैं इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी, विचार, धारणा और विश्लेषण, यानी कि रीजनिंग और परसेप्शंस एंड एनालिसिस, ये तीनों चीज़ें सीखने में सम्मिलित होती हैं। 145 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस दिए गए कथनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अध्यापन अधिगम का कोई अलग अर्थ नहीं है, ये गलत है। 146 पर चलते हैं। टीचिंग का संबंध डैश से नहीं है, तो किससे नहीं है? रीडिंग से नहीं है, राइटिंग से नहीं है, या एथमेटिक्स से नहीं है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं है, बाकी के तीनों टीचिंग से संबंधित हैं। 147 पर चलते हैं। अधिकार और दायित्व इनमें शामिल हैं,
किस में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि शिक्षा में शामिल है, अधिकार भी है हमारा और दायित्व भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर चलते हैं। अधिगम और सोचना डॉट डॉट प्रक्रियाएं हैं, रिलेटिव प्रक्रियाएं हैं यानी कि अपेक्षिक, या फिर प्रासंगिक प्रक्रियाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका राइट हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। 149 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की प्रक्रिया से सक्रिय भागीदार है, तो शिक्षक और शिक्षार्थी। तो जब भी आप लर्निंग प्रोसेस करें तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों आपके एक्टिव होने चाहिए, तभी आपका लर्निंग प्रोसेस सही से हो पाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव जाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव टर्म है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण कब है, जब सहयोगी और विचारोत्मक दोनों में से दोनों सही होंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए एंड बी। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये आपका पूरा 150 क्वेश्चंस का आपका पेपर सॉल्व कर लिया है, और आप लोगों ने ये पूरा पेपर देखा, इसके लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल दी ब्रेन बॉक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आप अगर इस मेहनत को अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो को आप तक पहुंचाने में ये हेल्प करेगा, और इसी तरह से हम पर डे एक वीडियो डालेंगे, एक पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपको 8 बजे प्रतिदिन मिला करेगा। तो जब तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा एक्चुअली वर्ग 3 का, तब तक हम सारे PYQ क्वेश्चन पेपर कर लेंगे। थैंक यू, आपने अपना समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।